नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित बत्रा एमबीडी प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर हम बात करेंगे आज सर्कुलेटरी सिस्टम की। जो फार्मेसी एग्ज़ाम के अंदर आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का पोर्शन है उसमें डिफरेंट बॉडी सिस्टम के बारे में हमें पढ़ना है। आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? सर्कुलेटरी सिस्टम की। ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये क्या है, इसका क्या काम होता है और इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये सब चीज़ें हम इस सर्कुलेटरी सिस्टम में जानेंगे। सबसे पहले तो हम बात करें दोस्तों सर्कुलेटरी सिस्टम के फादर कौन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको याद रखना है इसके फादर हैं सर विलियम्स हार्वे। कौन है दोस्तों? सर विलियम हार्वे। इसके फादर कौन हैं? सर। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप अपने दिमाग में रखेंगे। सर विलियम हार्वे को क्या कहा जाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम का फादर कहा जाता है। ये आप अपने दिमाग में रखें। इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि पूरे बॉडी के अंदर, पूरे सिस्टम के अंदर कोई ना कोई फ्लूइड क्या है, कंटिन्यू फ्लो करता रहता है। इसीलिए इनको क्या कहा गया? फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कहा गया। अब हम बात करें कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम की नीड क्यों है, हमें क्यों नीड है, या ये काम क्या करता है, हमें ये पता तो होना चाहिए सर्कुलेटरी सिस्टम काम क्यों कर रहा है, किस क्या नीड है। तो हमें अपने दिमाग के अंदर ये बात फिट रखनी है। हमारी बॉडी बहुत सारी सेल्स की बनी हुई और सेल्स में बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत सारे सिस्टम हैं। तो इनका एक ही काम है सर्कुलेटरी सिस्टम का, कंटिन्यू सप्लाई करना, कंटिन्यू सप्लाई ऑफ नरिशमेंट मटेरियल। जो हमारे पास नरिशमेंट सब्सटेंसेज हैं, यानी कि जो हमारे पास उपयोगी पदार्थ हैं, उनकी सप्लाई करना सेल को लगातार, और उनसे क्या लेना है? कलेक्ट करना है हार्मफुल सब्सटेंसेज। क्या कलेक्ट करना है? हार्मफुल सब्सटेंसेस को उनको कलेक्ट करना है। बस यही अपने दिमाग में रखना है, यही सर्कुलेटरी सिस्टम है। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है? जो हम बात करें ब्लड की बात करें साहब, ब्लड पूरी बॉडी के अंदर घूमता रहता है, आप ये कहते हो। अब ब्लड का अगर आपसे फंक्शन पूछे तो आप नॉर्मली क्या कह देते हो? एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा है और O2 को क्या कर रहा है? बाहर लेके जा रहा है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज काम है? नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे काम है। सिंपल वे के अंदर कहेंगे जितने भी नरिशमेंट यूजफुल सब्सटेंसेज हैं उन सब की सप्लाई करना है, प्रत्येक सेल्स को देना है, ऑर्गन्स को देना है, और उन सब से हार्मफुल सब्सटेंसेज को इकट्ठा करना, और फिर ये बाहर चले जाते हैं बॉडी से, किडनी के द्वारा, स्किन के द्वारा। हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। तो हमें एम पता लगा सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या होता है, तो ये हमारा एम है। अब हम आगे बात करते हैं, ये जो हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये जो हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसको हमने दो टाइप से बांटा है। कितने टाइप से बांटा है? दो टाइप से इसको हमने बांटा है। वो दो टाइप कौन कौन से होते हैं उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें हमारे पास टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। किसकी बात कर रहा हूं? टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। एक तो दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए मैंने आपसे बात की। सबसे पहले हम बात करें यहां पे एक्स्ट्रा सेलुलर। ये कंसेप्चुअल चीजें हैं, आपको अपने दिमाग में स्मार्ट वर्क की तरह इसको फिट करना है। एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेटरी सिस्टम। अब अगर आपसे पूछे ह्यूमन बीइंग के अंदर किस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो आपको आंसर मिलना चाहिए क्या है? इंट्रा सेलुलर सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो, मैं आपसे बात कर रहा हूं एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेटरी सिस्टम। बेटा इसका मतलब क्या है? ये हमारे पास में क्या है? सेल है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम इस सेल के बाहर चल रहा है, इस सेल के बाहर हो रहा है। यहां से इसने क्या दे दिया? यूजफुल थिंग्स दे दी है और हार्मफुल चीज बाहर निकाल दी है। यही तो है। तो सेल के बाहर अगर सिस्टम चलेगा तो उसको क्या कहता हूं? एक्स्ट्रा सेलुलर सिस्टम कहता हूं। जब भी हम सेल पढ़ते हैं ह्यूमन बीइंग की, तो उसके अंदर ब्लड की कहीं भी हम बात नहीं करते। हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, मेम्ब्रेन्स की बात करते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं। उसका जो फ्लूइड होता है उसको साइटोलॉजी या साइटोप्लाज्म कहते हैं हम उसको ना। लेकिन इससे क्लियर है कि ब्लड बाहर घूम रहा है। किस में घूम रहा है? आर्टरीज और वेन के अंदर, अपनी अपनी आर्टरीज और वेन के अंदर घूमता है। तो हमें याद रखना है ह्यूमन बीइंग के अंदर किस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है? एक्स्ट्रा
सेलुलर सर्कुलेटरी सिस्टम है। एम मेरा यही था समझाने का, ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप अपने दिमाग में रखना। अब हम बात करें इंट्रा सेलुलर सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि सेल के अंदर ही फ्लूइड है जो काम कर रहा है, बाहर से आता है सीधा सेल के अंदर एंटर होता है और ये फ्लूइड सीधा बाहर भी जाता है हार्मफुल सब्सटेंसेस को लेकर। तो सेल के अंदर ही अलग से कोई सिस्टम है ही नहीं। ऐसा किसके अंदर देखने को मिलेगा? अमीबा के अंदर देखने को मिलेगा, पैरामीशियम के अंदर देखने को मिलेगा। यानी कि जो हमारे पास लोअर क्लास के एनिमल हैं उनके अंदर क्या देखने को मिलता है? इंट्रा सेलुलर सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। और जो हायर क्लास के हैं उनके लिए अलग से ही फ्लूइड के लिए वेसल्स, आर्टरी जैसे सिस्टम होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इस एक्स्ट्रा सर्कुलेटरी सिस्टम को भी हमने आगे 2 टाइप से डिफाइन किया है। वो क्या होते हैं उसकी हम बात करते हैं। ये जो मेरे पास एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेटरी सिस्टम है इसको मैंने 2 तरह से डिफाइन किया है। एक तो है मेरे पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है मेरे पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए जो ब्लड है, हम बात करें इस ब्लड की, ये ब्लड फ्लो करता है, फ्लो डायरेक्टली इनटू ऑर्गन कैविटी, डायरेक्टली ऑर्गन कैविटी के अंदर आएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? साइनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनेसिस कहते हैं। यानी कि इनके पास में बेटा वेन जैसी कोई चीज नहीं है या आर्टरी जैसी कोई भी इनके पास चीज नहीं होती है, एब्सेंट है। ब्लड डायरेक्टली, मैंने 1 गिलास पानी लिया, गिरा दिया उसको, जहां रास्ता मिला चला गया वो। यानी कि ब्लड फ्लो करने के लिए स्पेशलाइज्ड टाइप की आर्टरीज और वेन इनके पास नहीं होती। इस तरह का सिस्टम क्या कहलाता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। और इसके एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? ऑर्थोपोडा एंड मोलस्का है। क्या है? मोलस्का है, ये याद रखेंगे आप। अब हम बात करें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके अंदर जो ब्लड है आपका, ये जो ब्लड है फ्लो होता है इन ब्लड वेसल्स के अंदर, अपने अपने पाइप्स हैं, अपने अपने ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो होता है। ये आपने पढ़ा हुआ है। अगर वेन की बात करें तो उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, यानी कि ऐसा ब्लड जिसके पास में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर मेरे पास प्योर ब्लड की बात करें तो किसके अंदर फ्लो होता है? आर्टरीज के अंदर, यानी कि जिसके पास में क्या है? ऑक्सीजन है। तो अपनी अपनी ब्लड वेसल्स में क्या होता है? फ्लो होता है। इस तरह का सिस्टम क्या कहलाता है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन बीइंग के अंदर देखने को मिलता है और सबसे पहले किसके अंदर मिला था? ये देखने को एनेलिडा के अंदर देखने को मिला था। और ये तो हमें याद रखना ही है कि ये किसके अंदर मिलेगा? ह्यूमन बीइंग के अंदर मिलेगा। तो ये आप अपने दिमाग में रखेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए कि भाई सर्कुलेटरी सिस्टम के फादर कौन है? विलियम्स हार्वे है। सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है? नरिशमेंट चीजों को सप्लाई करना और हार्मफुल चीजों को इकट्ठा करना। सर्कुलेटरी सिस्टम को 2 टाइप से डिवाइड किया, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। सेल के बाहर है तो एक्स्ट्रा, उसको भी हमने 2 टाइप से डिफाइन कर दिया, ओपन एंड क्लोज। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर अब हम बात करें, ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है यहां से हमें समझ में आएगा, ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ह्यूमन बीइंग का हम पढ़ेंगे। ये जो ह्यूमन बीइंग का सर्कुलेटरी सिस्टम है कैसा है? एक्स्ट्रा सेलुलर है। कैसा है दोस्तों? एक्स्ट्रा सेलुलर है, पहली बात। फिर हम बात करेंगे कैसा है? क्लोज्ड टाइप है। कैसा है? क्लोज्ड टाइप है। क्लियर है? पहली बात हमें ये याद रखनी है। अब जब भी हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो हमें इन 3 टॉपिक को कवर करना है। ये जो 3 टॉपिक हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के, यहाँ पर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों ब्लड के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? ब्लड के बारे में बात करेंगे। तीसरा हम बात करेंगे दोस्तों हार्ट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? हार्ट के बारे में। और तीसरी हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। हम बात करें, ये 3 टॉपिक हमें बात करनी है। थोड़ा सा हम लिम्फ के बारे में भी यहाँ पे पढ़ेंगे कि लिम्फ क्या होता है।
अब हम बात करें, सबसे पहले हमने इस पूरे टॉपिक को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। पहला पार्ट है ब्लड, दूसरा है हार्ट और तीसरा क्या है, ब्लड वेसल्स। इसमें से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ब्लड बेटा पूरी बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम है, अगर ब्लड नहीं होगा तो कोई भी ड्रग का अपना इफेक्ट नहीं आ पाएगा। हम डिफरेंट टाइप की डोजेस फॉर्म पढ़ते हैं, वो ब्लड में ही जाते हैं और ब्लड क्या होता है, सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में, और वो ड्रग अपना टारगेट ऑर्गन पर ब्लड के द्वारा ही पहुंचकर अपना क्या देती है, एक्शन देती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों ब्लड की। किसकी बात करते हैं, ब्लड की। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करें स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है। हम बात करें ब्लड की स्टडी क्या कहलाता है, हीमेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, हीमेटोलॉजी। ये ध्यान रखेंगे, ब्लड की स्टडी क्या कहलाता है, हीमेटोलॉजी कहलाता है। हमें पता है कि हमारे पास कैसा ब्लड है, रेड कलर का ब्लड है। रेड कलर का ये जो ब्लड होता है ये वास्तव में क्या है, अगर आपसे पूछें कि ये रेड कलर का ब्लड क्या है तो आप बोल देंगे ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है, ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू। और आप क्या बोलेंगे कि ये फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है, फॉल्स। अब यहां पर ये देखो हम क्या लिख रहे हैं, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू लिख रहे हैं। ये फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, सबसे पहले तो हम बात करें अगर कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। हम क्या बात कर रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है दोस्तों। कनेक्टिव टिश्यू वो होता है जिसके पास में क्या हो, फाइबर्स हो, सेल्स हो, ये सारे जिसके पास होंगे वो क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। अब ये जो ब्लड होता है इसके पास कनेक्टिव टिश्यू तो है, लेकिन हमने इसको क्या कह दिया, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू कह दिया, क्योंकि दोस्तों इसके पास क्या है, ये जो फाइबर्स हैं ये एब्सेंट है। ब्लड में अगर फाइबर हुए तो भाई वो पहुंच ही नहीं पाएगा, आर्टरीज के अंदर ब्लॉक हो जाएगा, चोक हो जाएगा, आगे जा ही नहीं पाएगा। दूसरा हम बात करें, ये जो ब्लड की सेल है इसके अंदर डिवीजन नहीं होता है। क्या बात कर रहा हूं, डिवीजन एब्सेंट है। आरबीसी का नाम आपने सुना हुआ है, डब्ल्यूबीसी का आपने नाम सुना हुआ है। नॉर्मली हर सेल क्या होती है, डिवाइड होती है। माइटोसिस या मियोसिस के द्वारा आरबीसी सुना है आपने, डिवाइड होती है, नहीं। आप ये पढ़ते हैं आरबीसी कहां बनती है, रेड बोन मैरो से बनती है, साहब बोन मैरो से। तो कहने का मतलब इन ब्लड की जो सेल्स हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इनमें डिविजन्स की एबिलिटी भी नहीं है, मरने से पहले अपनी संतान नहीं बना के जाती। इन सभी कारण से हम इसको क्या कहते हैं, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। आप इतना भी याद रखो कि भाई ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, ये आपको अपने दिमाग के अंदर फिट करना है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं ब्लड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो मैंने तुम्हें बता दिया रेड कलर का कनेक्टिव टिश्यू है। क्लियर है, ये अपने दिमाग में आप रखें। फिर हम बात करें कि इसकी पीएच कितनी होती है, तो ब्लड की पीएच कितनी है, 7.4 है, यानी कि क्या है, स्लाइटली एल्कलाइन है। क्या है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है। और हम बात करें ये ब्लड का जो फॉर्मेशन है, मैंने ब्लड की स्टडी हीमेटोलॉजी कहा है, और ब्लड का जो फॉर्मेशन है ये क्या कहलाता है, हीमोपोइसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, हीमोपोइसिस। ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है, पूछा जाता है। अब हम बात करें एक जो हमारे पास आइडियल पर्सन है, हम बात करें एक आइडियल पर्सन के अंदर ब्लड कितना होता है, उसके टोटल वेट का 7 से 8% होता है। 7 to 8% ऑफ टोटल वेट किसका होता है, ब्लड का होता है, ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें मेल की, तो मेल के अंदर लगभग मेरे को 4 से 5 लीटर, या हम बात करें यहाँ पे इसको हम मेल के अंदर अगर हम बात करें हमें 5 से 6 लीटर ब्लड मिलता है। अगर हम बात करें फीमेल की, किसकी बात करें, फीमेल की, तो हमें वहाँ पर 4 से 5 लीटर ब्लड मिलता है, यानी कि फीमेल के अंदर थोड़ा सा कम होता है ब्लड। और टोटल बॉडी वेट की अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ पे किसकी बात कर लूँ, टोटल बॉडी वेट की बात कर लूँ, तो ब्लड मेरे को कितना मिलता है, 7 से 8% मिलता है। ये कुछ कैरेक्टर्स हैं ब्लड के जो हमें याद रखने हैं। क्लियर है। अब हम बात करें ब्लड के कंपोजिशन की, कि ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। हम किसकी बात करेंगे, ये जो ब्लड है इसके कंपोजिशन की बात करेंगे, कि इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो जो हमारे पास ब्लड है बच्चों, इसको हमने बेसिकली 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है इसको।
तो हमारे पास ये जो ब्लड है इसको मैंने कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। ये 2 भाग कौन कौन से हैं, एक तो भाग है मेरे पास दोस्तों प्लाज्मा, एक भाग कौन सा है, प्लाज्मा, और दूसरा भाग है मेरे पास में इसका ब्लड सेल्स। क्या है, ब्लड सेल्स। टोटल ब्लड मैंने मान लिया मेरे पास कितना है, 100% है, तो कुल ब्लड का मेरे पास 55% पार्ट क्या होता है, प्लाज्मा होती है। क्या होता है दोस्तों, प्लाज्मा होती है, और रिमेनिंग 45% पार्ट मेरे पास क्या है, ब्लड सेल्स होती हैं। अब इस प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है वो हम बात करेंगे। ये जो प्लाज्मा है पेल येलो कलर की है, कैसी है, येलो कलर की होती है। जो ये इसका येलो कलर है किस कारण से होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लाज्मा कुल ब्लड का कितने % पार्ट है, 55% पार्ट्स होता है। ये जो हमारे पास प्लाज्मा है इसका कलर येलो होता है। किस कारण से येलो होता है ये याद रखना, ड्यू टू यूरोबिलिनोजन। किस कारण से होता है, यूरोबिलिनोजन के कारण इसका कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है। जो बिलीवर्डिन का क्या है, डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। आप तो अपने दिमाग में याद रखो यूरोबिलिनोजन। अब इस प्लाज्मा में क्या होता है वो एक एक करके हम पढ़ेंगे। और ये जो ब्लड सेल्स है ये हमारे पास कितने प्रकार की है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, एक एक करके हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। क्लियर है दोस्तों। तो ये हमने यहाँ ब्लड सेल्स के टाइप्स पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम किसकी बात करेंगे, प्लाज्मा की बात करेंगे कि भाई ये प्लाज्मा क्या है, कितने % ये ब्लड के अंदर होती है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों, प्लाज्मा की बात करते हैं। देखो प्लाज्मा की हम बात करें तो ये जो हमारे पास प्लाज्मा है इसको मैं 100% मान रहा हूँ। कितना मान रहा हूँ, 100% मान रहा हूँ। ये जो प्लाज्मा है इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा अमाउंट के अंदर होता है वो क्या है, वाटर है, जो कुल प्लाज्मा का कितने % है, 92% है। कितना है दोस्तों, 92% है। और इसके अंदर अदर मेरे पास क्या होते हैं, सॉलिड पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, सॉलिड पार्ट्स होते हैं प्लाज्मा के। क्या है मेरे पास यहाँ पे, सॉलिड पार्ट्स हैं। अब ये जो सॉलिड पार्ट्स हैं इसके अंदर क्या क्या मिलते हैं, सबसे पहले तो हम बात करें इसके अंदर मेरे पास मिलते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। क्या मिलते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। फिर हम बात करें इसके अंदर और मेरे को क्या मिलेंगे, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज मिलेंगे। क्या मिलेंगे दोस्तों, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज मिलेंगे। अब मैंने तुम्हें बता दिया कि 92% क्या है, वाटर है, तो सॉलिड पार्ट कितने मिलेंगे, 7 से 8% मिलेंगे। और ये जो सॉलिड पार्ट्स हैं मेरे पास वाटर के अंदर ही डिजोल्व हैं। इनको मैंने कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। एक तो मेरे पास इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज है और दूसरे मेरे पास क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज के अंदर सबसे पहले मैं बात करूं मेरे को क्या मिलता है, गैसेज मिलती हैं। अपने पढ़ते हैं कि प्लाज्मा के अंदर कुछ गैसें इन्वॉल्व रहती हैं, तो वो गैसें कौन कौन सी हैं, O2 है, CO2 है और N2 है। ये 3 प्रकार की गैसें प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व फॉर्म में रहती है। हालांकि इनका परसेंटेज बहुत कम रहता है, प्लाज्मा के साथ डिजोल्व फॉर्म में जाएंगी, लेकिन होती तो हैं। उसी तरह से हम बात करें यहाँ पे हमारे पास क्या मिलते हैं, आयंस मिलते हैं। जो भी आयंस ब्लड के अंदर मिलेंगे, चाहे हम सोडियम आयंस की बात कर लें, चाहे क्लोराइड आयन की बात कर लें, चाहे हम पोटेशियम आयन की बात कर लें, जो भी आयंस हैं बेटा वो सारे के सारे प्लाज्मा के पास होते हैं। इसके अलावा अगर मैं सोल्ट की बात करूं, किसकी बात करूं, सोल्ट की बात करूं, NaCl की बात कर लूं, KCl की बात कर लूं, तो ये सारे के सारे मुझे कहाँ मिलते हैं, प्लाज्मा में मिलते हैं। यहाँ पर अब हमें याद रखना है कि ब्लड में मिलने वाला सबसे ज़्यादा अमाउंट का सोल्ट कौन सा है, NaCl है। कौन है, NaCl है। और कौन सा कंपाउंड आयन सबसे ज़्यादा मिलता है ब्लड में, क्लोराइड आयन। कौन सा मिलता है, क्लोराइड आयन। ये आप चीज़ें अपने दिमाग में फिट कर लें, क्लोराइड आयन सबसे ज़्यादा मिलता है। NaCl आयन क्या है, सबसे मैक्सिमम सोल्ट के रूप में मिलता है। ये आप अपने दिमाग में याद रखें। कौन कौन सी गैसेज होती हैं प्लाज्मा के अंदर, O2, CO2 और
नाइट्रोजन गैसेज होती हैं। अब हम बात करेंगे प्लाज्मा के ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज की। किसकी बात करेंगे? प्लाज्मा के ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज की। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज की फॉर्म के अंदर प्लाज्मा में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। हम बात कर लें, प्रोटीन भी मिलते हैं। अगर आपसे पूछे ब्लड के प्रोटीन क्या हैं, तो किसके पास है ब्लड के प्रोटीन? प्लाज्मा के पास है। न्यूट्रिटिव सब्सटेंस मिलते हैं। आप कहते हो ना, खाना आप खाते हो एनर्जी मिलती है, खाना ग्लूकोज के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है, तो ग्लूकोज कहाँ गया है? प्लाज्मा के पास गया है। हार्मफुल सब्सटेंसेस भी किसके पास में है? प्लाज्मा के पास है। यूरिया, यूरिक एसिड की फॉर्म के अंदर एंटीकोगुलेंट है। तो कौन कौन से होते हैं, एक एक करके हम सभी कैटेगरी पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज की। किसकी बात करते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज की। ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं किसके पास हैं? प्लाज्मा के पास हैं। और ये कौन कौन से होते हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं प्लाज्मा के पास जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज है उनके अंदर हम कैटेगरी लेते हैं न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेज की। किसकी कैटेगरी लेते हैं? न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेज की कैटेगरी लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या आता है? ग्लूकोज आता है। क्या आता है? ग्लूकोज आता है। इस कैटेगरी के अंदर हमारे पास एमिनो एसिड आते हैं, फैट आता है, ग्लिसरॉल आता है। ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं दोस्तों? कैटेगरी किसकी है? न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस की। कोलेस्ट्रॉल आता है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हो जाए तो बीपी हो सकता है, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाए तो डायबिटीज हो सकती है। ये सब चीज़ें हम देखते हैं। अब न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेज हैं तो इसके पास में क्या होंगे दोस्तों? हार्मफुल सब्सटेंसेज भी होते हैं। क्या होते हैं? हार्मफुल सब्सटेंसेज भी होते हैं। हार्मफुल सब्सटेंसेज की फॉर्म के अंदर इसके पास क्या होता है? यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, क्रिएटिन होता है। ये सारे के सारे क्या हैं? हार्मफुल सब्सटेंसेज इसके पास होते हैं। अब आप देखते हो कि ब्लड जब फ्लो हो रहा है तो वो जमता नहीं है, जबकि चोट लगेगी तो ब्लड बाहर आएगा और वो क्या हो जाएगा? जम जाएगा। इसका मतलब ब्लड के अंदर कोई ना कोई क्या है? ऐसा मटेरियल है जो ब्लड को अंदर जमने नहीं देता है। वो मटेरियल कौन सा होता है? कोगुलेंट होता है। एंटी कोगुलेंट जो ब्लड को जमने नहीं देता, और उसका नाम क्या है? हिपेरिन है। ये आपको याद रखना है। हिपेरिन पूछा जाता है। एंटीकोगुलेंट कहाँ होता है? आप कहेंगे साहब प्लाज्मा में होता है ब्लड के। इसके अलावा डिफेंस सब्सटेंसेस भी होते हैं। क्या होते हैं? डिफेंस सब्सटेंसेस, यानी कि ब्लड के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया आ जाए, वायरस आ जाए, तो ब्लड उनको मार सके, इसके लिए उसके पास क्या होते हैं? रक्षा करने वाले पदार्थ भी होते हैं। इसके अंदर क्या होगा? लाइसोसोम, लाइसोजाइम होता है, और क्या होता है? प्रोपरडीन होता है। और क्या होता है? प्रोपरडीन होता है। ये सारे के सारे क्या हैं? डिफेंस सब्सटेंसेज हैं। किसके? ब्लड के। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट अब हम बात करनी है जहां से क्वेश्चन आता है, ब्लड के प्रोटीन। अगर आपसे पूछें ब्लड के अंदर कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, तो आपको अपने दिमाग के अंदर बेटा फिट रखने हैं साहब, ये प्रोटीन होते हैं, ये पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से प्रोटीन होते हैं? आपने नाम सुना हुआ है एल्ब्यूमिन का, ग्लोब्यूलिन का, फाइब्रिनोजन का, प्रोथ्रोम्बिन का। तो ये ब्लड के अंदर मिलने वाले क्या है बेटा? प्रोटीन है, याद रखना। अब हम बात करें इनमें से सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सा प्रोटीन होता है? एल्ब्यूमिन होता है। कौन सा होता है? एल्ब्यूमिन होता है। कम से कम प्लाज्मा के बारे में आपको इतना तो पता ही हो कि ऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेज हैं कौन कौन से हैं? न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेज हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं, एंटीकोगुलेंट है, डिफेंस है, ब्लड प्रोटीन है। तो ये सारे के सारे कहाँ मिलते हैं? ब्लड के प्लाज्मा पार्ट्स में मिलते हैं। और प्लाज्मा का कौन सा पार्ट्स बनाते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज वाला पार्ट्स बनाते हैं। इनऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर हमारे पास गैसेज, आयंस और सोल्ट आते हैं। कौन सा आयन ब्लड में सबसे ज़्यादा है? क्लोराइड आयन साहब सबसे ज़्यादा है। कौन सा सोल्ट सबसे ज़्यादा होता है? NaCl होता है। कौन सा प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है? एल्ब्यूमिन होता है। इसके अलावा हमने बात की मेजर कंटेंट इसका क्या है? वाटर है। तो ये सारा हमने किसके बारे में पढ़ा? प्लाज्मा के बारे में पढ़ा। अब एक एक करके हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। और प्लाज्मा का येलो कलर किसके कारण है? यूरोबिलिनोजन के कारण होता है। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों
ब्लड सेल्स की। किसकी बात करते हैं? ब्लड सेल्स की। ये जो ब्लड सेल्स हैं टोटल ब्लड का कितने परसेंट पार्ट्स बनाती है? हम बात करें 45% पार्ट्स बनाती हैं। कितना पार्ट्स बनाती है? 45% पार्ट्स बनाती हैं। 45% टोटल ब्लड का पार्ट्स बनाती हैं। और ब्लड सेल्स को हमने कितने तरह से डिवाइड किया है? 3 टाइप से हमने डिवाइड किया है। पहला है हमारे पास इरिथ्रोसाइट्स। पहला क्या है? इरिथ्रोसाइट्स, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? आरबीसी के नाम से जानते हैं। दूसरा है हमारे पास ल्यूकोसाइट्स। दूसरा कौन सा है? ल्यूकोसाइट्स, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? डब्ल्यूबीसी के नाम से जानते हैं। तीसरा है हमारे पास थ्रोम्बोसाइट्स। क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। इस थ्रोम्बोसाइट्स को हम किस नाम से जानते हैं? प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? ब्लड सेल्स हैं, जो कितना कवर करती है? पार्ट 45% पार्ट्स कवर करती है। आपको जानकर हैरानगी होगी, अगर इस ब्लड सेल्स को मैं 100% मान लेता हूं तो 99% पार्ट्स तो ब्लड का क्या है? आरबीसी है। बाकी दोनों मेरे पास क्या है? 1% पार्ट्स ही है। तो सबसे बड़ा रोल किसका है? आरबीसी का है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले आरबीसी के बारे में कि आरबीसी क्या है, इरिथ्रोसाइट्स क्या है। हम बात करते हैं आरबीसी, जिसे हम क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। अब देखो आरबीसी क्या है? रेड ब्लड कॉर्पसेल्स है, या रेड ब्लड सेल्स है या रेड ब्लड कॉर्पसेल्स हैं। यहाँ पे हम इसकी जगह सेल्स वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। अगर आप सेल्स लिखेंगे तो भी गलत नहीं है। तो ये जो मेरे पास में रेड ब्लड सेल्स हैं, इनका सबसे पहले हम बात करें कि इनका कलर रेड क्यों है। इनका कलर रेड क्यों होता है? इनका कलर रेड इसलिए होता है क्योंकि इनके पास क्या है? हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन को HB से डिनोट कर रहा हूँ। किससे डिनोट कर रहा हूं? HB से डिनोट करता हूं। हमें याद रखना है हीमोग्लोबिन किसके पास होता है? रेड ब्लड सेल्स के पास, आरबीसी के पास होता है। इसी के कारण इनका कलर क्या है? रेड है। याद रखेंगे। अब ये हीमोग्लोबिन इसके पास है, इस कारण से इसका कलर रेड है। तो यही तो ब्लड को क्या कर रहा है? प्रोवाइड रेड कलर। क्या बात कर रहे हैं? रेड कलर टू ब्लड। ब्लड को रेड कलर कौन देता है? अगर हम बात करें तो आरबीसी देती है। आप अपने दिमाग के अंदर ये चीज सेट करके रखेंगे। अब हम बात करें, ये जो हमारे पास आरबीसी है, आरबीसी के अगर हम बात करें, आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? अगर हम इसकी बात करें, इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। कहाँ होगा? बोन मैरो में होगा। और अगर हम बात करें आरबीसी की लाइफ स्पैन, इसकी आयु कितनी होती है? आप कहेंगे साहब 120 दिन होती है। कितनी होती है? 120 दिन होती है। अब हमें एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि ये जो आरबीसी हमारे पास है, हमारे पास ये जो आरबीसी है, ये ऐसी सेल है जिसके पास में न्यूक्लियस नहीं है। इसके पास न्यूक्लियस एब्सेंट है। जो हमारे पास मैच्योर आरबीसी है, यानी कि जो वर्किंग कर रही है, उसके पास में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। फिर हमें बात करनी है, ये जो हमारे पास डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनिल्स हैं, क्या बात कर रहा हूं? जो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनिल्स हैं, जिसको मैं क्या कहता हूं? लाइसोसोम की बात कर लूं, या मैं बात कर लूं माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लूं, या मैं आपसे बात कर लूं डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनिल्स के साथ साथ मैं यहाँ पे सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनिल्स भी बात कर लेता हूँ। सिंगल मेम्ब्रेन भी हैं, क्योंकि लाइसोसोम कैसा है? सिंगल मेम्ब्रेन है। ये डबल मेम्ब्रेन है। गोल्गी बॉडी की बात करूँ, ये भी मेरे पास सिंगल मेम्ब्रेन है। तो ये सारे के सारे क्या हैं दोस्तों? एब्सेंट हैं। क्या है? एब्सेंट है। न्यूक्लियस भी एब्सेंट है, सेल ऑर्गेनिल्स भी एब्सेंट है। ये क्यों एब्सेंट है? क्योंकि आरबीसी को ज्यादा से ज्यादा क्या मिले? मैक्सिमम स्पेस मिले, इसलिए एब्सेंट है। क्योंकि ये मैक्सिमम स्पेस रखे टू कैरी
क्या कैरी करना है, इसको हीमोग्लोबिन अपने पास कैरी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन ये अपने पास रखे। इसकी अगर शेप की बात करें तो ये कैसी होती है, सर्कुलर बाइकॉनकेव होती है। कैसी है, सर्कुलर बाइकॉनकेव होती है। और हम बात करें इसकी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आरबीसी की, इसकी जो आरबीसी है इसकी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसको हम क्या कहते हैं, डोनेन मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, डोनेन मेम्ब्रेन कहते हैं। क्लियर है। और इस डोनेन मेम्ब्रेन के ऊपर ही हमें क्या मिलते हैं दोस्तों, एंटीजन मिलते हैं। क्या मिलते हैं, अगर हमें कोई भी एंटीजन मिलता है, ब्लड के एंटीजन पढ़ते हो ना, ए बी, वो सब एंटीजन हमें सरफेस पर मिलते हैं। और इसके फ्लूइड के अंदर हमें क्या मिलते हैं, एंटीबॉडी मिलते हैं। अगर आरएच फैक्टर की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, आरएच फैक्टर की बात करें, जो ए नेगेटिव, बी नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बोलते हो ना, वो भी कहां मिलता है, आरबीसी की सरफेस पे मिलता है। तो हमें ये पता होना चाहिए आरबीसी ह्यूमन बीइंग के अंदर ऐसी सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट है, बाकी सेल ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट है भाई, ये सारे के सारे, इन सब के एब्सेंट होने का कारण ये है कि इसको मैक्सिमम स्पेस मिले हीमोग्लोबिन को कैरी करने के लिए। इसकी जो शेप है बाइकॉनकेव है और इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको हम डोनेन मेम्ब्रेन कहते हैं। और इस डोनेन मेम्ब्रेन की सरफेस पर एंटीजन मिलते हैं ब्लड के, चाहे ए मिल जाए, चाहे ए बी मिल जाए, चाहे ए बी मिल जाए, और आरएच फैक्टर भी यही मिलता है। और कोई अगर एंटीबॉडी होगा तो किसके अंदर मिलेगा, आरबीसी के फ्लूइड के अंदर मिलता है। ये आप याद रखें। अब हम बात करते हैं, अब हम बात आगे करते हैं इस ब्लड सेल्स की कि आरबीसी के नंबर्स कितने होते हैं, और आरबीसी अगर डेड हो जाती है तो ये फिर कहां जाती है। क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं आरबीसी के नंबर्स की। आरबीसी नंबर्स देखो बेटा, आरबीसी मेल के अंदर होती है 55 लाख पर mm क्यूब, और फीमेल के अंदर होती है 47 लाख mm क्यूब। क्या मतलब है इसका, इसको हम 5.5 मिलियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 5.5 मिलियन भी कहते हैं, और इसको हम 4.7 मिलियन भी कहते हैं। तो थोड़ा सा फीमेल के कंपेयर में ज़्यादा है मेल के पास आरबीसी। अब ये mm क्यूब का मतलब क्या होता है, आपने बच्चों स्केल देखा है, 1 सेंटीमीटर 10 पार्ट्स में डिवाइड है। ये जो 10 पार्ट्स हैं, 1 सेंटीमीटर 10 पार्ट्स, ये क्या है, mm है। मैं 1 mm का क्या बनाता हूं, एक क्यूब बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं दोस्तों, एक क्यूब बनाता हूं, मैं घन बनाता हूं जो 1 mm का है, जो 1 mm की लंबाई चौड़ाई और क्या रखता है, विड्थ रखता है। अब इसके अंदर, इस क्यूब के अंदर मैं क्या बात कर रहा हूं, इस क्यूब के अंदर मैंने क्या डाला है, आरबीसी डाली है। यानी कि 1 सेंटीमीटर के 10वें हिस्से में जब मैं आरबीसी डाल रहा हूं तो कितनी आ रही है दोस्तों, 55 लाख आरबीसी आती हैं। कितनी आती हैं, 55 लाख आरबीसी आती है। ये आरबीसी के नंबर्स हैं। क्लियर है दोस्तों। अब यहां पर हमें याद रखना है, इस नंबर्स की नॉर्मलिटी के कारण 2 बीमारी हो जाती है। एक तो होता है एनीमिया और एक हो जाता है पॉलीसाइथीमिया। ये याद रखें, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं फार्मेसी एग्जाम के अंदर। एक है हमारे पास एनीमिया और दूसरा क्या है, पॉलीसाइथीमिया। एनीमिया के अंदर क्या होगा, ये जो आरबीसी के नंबर हैं ये क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। जबकि पॉलीसाइथीमिया के अंदर ये जो आरबीसी के नंबर हैं ये क्या हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं। ये आप अपने दिमाग के अंदर कंसेप्ट फिट कर लें। पॉलीसाइथीमिया क्या है, आरबीसी के नंबर बढ़ जाना। व्यक्ति जब पहाड़ों पर जाएगा तो आरबीसी नंबर बढ़ जाते हैं, उस कंडीशंस को पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। एनीमिया, जिसमें आप कह देते हो साहब किसकी कमी हो गई, आयरन की कमी हो गई है। आयरन की कमी के कारण क्या हो गया है, एनीमिया हो गया है, आरबीसी की कमी हो गई है। क्या तुम कह देते हो ब्लड की कमी हो गई है। ये सारे के सारे नंबर की हमारे पास क्या है, एबनॉर्मलिटीज है जो हमें पढ़नी है। क्लियर है दोस्तों। तो ये हमें नंबर से रिलेटेड बात पता हो। अब हम बात करते हैं, ये जो हमारे पास आरबीसी है इसका लाइफ कितनी है,
120 दिन है। कितनी है? 120 दिन है। जब ये डेड हो जाती है तो ये कहाँ जाती है? डेड होने के बाद ये स्प्लिन के अंदर जाती है। कहाँ जाती है? स्प्लिन के अंदर जाती है। इसीलिए स्प्लिन को क्या कहते हैं? ग्रेवयार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का कब्रिस्तान। आरबीसी मरने के बाद कहाँ चली गई है? स्प्लिन के पास चली गई है। क्लियर है? थोड़ा सा कंसेप्ट और हम बात करते हैं। ये जो आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसी के पास क्या है? हीमोग्लोबिन है, जिसके कारण आरबीसी का कलर कौन सा है? रेड कलर है। अब ये जो आरबीसी का हीमोग्लोबिन है दोस्तों, ये किससे मिलकर बना है? आयरन से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? या आपको सिंपल शब्दों के अंदर बताएं, ये जो हीमोग्लोबिन है दो पार्ट से मिलकर बना है, हीम एंड ग्लोबिन। किससे मिलकर बना है? हीम एंड ग्लोबिन। हीम यहां पर क्या है? आयरन है, और ये आयरन हमारे पास फेरस की फॉर्म के अंदर रहता है। किस फॉर्म के अंदर रहता है? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आयरन किस रूप में हमारी बॉडी में रहता है? फेरस की फॉर्म के अंदर रहता है, जो किसका पार्ट्स है? हीमोग्लोबिन का पार्ट्स होता है। और ये ग्लोबिन क्या है? आपको याद रखना है, ये क्या है? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। अब आप लोग सभी बेसिकली कहते हो कि गैस एक्सचेंज, गैसेज का ट्रांसपोर्टेशन करना, जो रेस्पिरेटरी गैसेज है उनका ट्रांसपोर्ट करना ब्लड का काम है। वास्तव में जो गैस का ट्रांसपोर्ट करता है, कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगी तो वो शुद्ध ब्लड हो जाएगा, प्योर ब्लड हो जाएगा। अगर CO2 जुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? इम्प्योर ब्लड हो जाएगा। तो हीमोग्लोबिन, आरबीसी का फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। क्या फंक्शन है? ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। तो ये हमें आरबीसी के बारे में 8 लिस्ट कम से कम इतना पता हो। आरबीसी से क्वेश्चन आता ही आता है, आप अपने दिमाग में रखेंगे। तो अब हम बात करते हैं आरबीसी के बाद डब्ल्यूबीसी की। किसकी बात करते हैं? डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं। डब्ल्यूबीसी को हम क्या कहते हैं? वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ये कलरलेस हैं। क्या है? वाइट, रेड ब्लड सेल्स का मतलब रेड हो गया, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स को व्हाइट मत बोल देना। कैसी होती हैं ये? कलरलेस होती हैं, याद रखेंगे। ये भी कहाँ बनती है? बोन मैरो में बनती है। कहाँ बनती है? बोन मैरो में बनती है। इनके जो नंबर होते हैं कितने होते हैं? 8000 mm³ से 11000 mm³ होते हैं। जैसे मैंने वो कहा ना 52 लाख और 47 लाख, ये कितने हैं? 8000 से 11000 ही हैं। इनके ज़्यादा नंबर नहीं है, बहुत कम हैं। 8000 से कितने हैं? 11000 ही होते हैं। ये इनके नंबर होते हैं। अब हम बात करें इनके नंबर्स की एबनॉर्मलिटीज़ की। क्या बात कर रहे हैं? इनके नंबर्स की एबनॉर्मलिटीज़ की। जैसे मैंने आरबीसी के लिए आपको बताया, आरबीसी के लिए एनीमिया और पॉलीसाइथेमिया बताया, तो इसके लिए क्या होता है? ल्यूकोसाइटोपीनिया हो जाता है। ल्यूकोसाइटोपीनिया का मतलब क्या है दोस्तों? डब्ल्यूबीसी के नंबर क्या हो जाना? कम हो जाना। फिर हम यहाँ पे बताते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। क्या बताते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस। डब्ल्यूबीसी के नंबर क्या हो जाना? बढ़ जाना। क्या हो जाना? बढ़ जाना। अब हम बात करें यहाँ पर नंबर से रिलेटेड एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्या है? देखो, ल्यूकोसाइटोपीनिया क्या है? डब्ल्यूबीसी के नंबर कम हो जाना। जो मेरे पास इनके नॉर्मल नंबर हैं, मैं क्या बात कर रहा हूँ? इनके जो मेरे पास नॉर्मल नंबर्स होते हैं वो कितने हैं दोस्तों? 8000 से 11000 है, हमने ये पढ़े हैं। देखो, जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, क्या बात कर रहा हूँ? ये क्वेश्चन आया है, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन बेटा जितने भी होते हैं उन सब के अंदर नॉर्मली क्या होगा? डब्ल्यूबीसी के जो नंबर्स हैं वो क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। ये कंसेप्ट अपने दिमाग में फिट कर लो। मैं क्या बात करने जा रहा हूँ? जितने भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शंस हैं उन सब के अंदर डब्ल्यूबीसी के जो नंबर्स हैं कैसे हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। लेकिन 2 डिजीज ऐसी है जिसमें डब्ल्यूबीसी के नंबर कम हो जाते हैं। वो जो 2 डिजीज हैं जिसके अंदर डब्ल्यूबीसी के नंबर कम हो जाते हैं, वो 2 डिजीज, एक तो है बेटा टाइफाइड। क्या है?
टाइफाइड, और दूसरी डिजीज है मेरे पास दोस्तों एड्स। याद रखेंगे ये कंसेप्ट अपने दिमाग में, जो टाइफाइड है, जो एड्स है, इसके अंदर क्या हो जाता है, WBC के नंबर कम हो जाते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और WBC के नंबर बढ़ना क्या है, ल्यूकोसाइटोसिस है। एक डिजीज का नाम आपने सुना होगा ल्यूकेमिया। क्या सुना है, ल्यूकेमिया। ये ल्यूकेमिया क्या होता है इसकी बात हम करते हैं। ल्यूकेमिया को आप क्या कहते हो, ब्लड कैंसर कहते हो। क्या कहते हो, ब्लड कैंसर। ये याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लड कैंसर में कौन सी सेल्स अफेक्टेड होती है, किसके नंबर बदलते हैं, तो आप बोल देंगे साहब WBC बदलती है। अगर इसके नंबर 1 लाख से ज़्यादा हो जाएं, क्या हो जाएं, 1 लाख से ज़्यादा हो जाएं, तो उसको क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया कहते हैं। ये आप अपने दिमाग के अंदर फिट करके रखें बात कि ल्यूकेमिया के अंदर क्या होता है, WBC के नंबर एबनॉर्मली बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 1 लाख से ज़्यादा हो जाएं तो क्या हो जाएगा, ल्यूकेमिया हो जाएगा। बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन होगा तो 20-30 हज़ार ही रहते हैं, जो मैंने बताया है 11,000 की जगह कितने हो गए, 20,000 हो गए, 30,000 हो गए। लेकिन जब 1 लाख से ज़्यादा हो जाएंगे तो ब्लड कैंसर कह देंगे। ब्लड कैंसर में कौन सी ब्लड सेल्स अफेक्ट होती है, WBC। अपने दिमाग के अंदर ये आप फिट करके रखेंगे। क्लियर है। अब हम बात करते हैं, ये जो WBC होती है इसको हमने 2 टाइप से बांटा है। क्या बात कर रहे हैं, 2 टाइप से हमने इसको बांटा है। एक तो होती है हमारे पास ए ग्रेन्युलोसाइट्स। क्या है, ए ग्रेन्युलोसाइट्स, और दूसरी है हमारे पास ग्रेन्युलोसाइट्स। दूसरी कौन सी है, ग्रेन्युलोसाइट्स। यानी कि हम बात करें इसका जो हमारे पास में साइटोप्लाज्म है उसके अंदर क्या है, पार्टिकल प्रेजेंट हैं। क्या है, पार्टिकल प्रेजेंट है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। दूसरे शब्दों सॉरी, इसके ए ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर ग्रेन्यूल्स एब्सेंट हैं। ग्रेन्यूल्स पार्टिकल या जो ये ग्रेन्यूल्स हैं ये क्या हैं दोस्तों, एब्सेंट होते हैं। यहाँ पर ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, यहाँ पर ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे। ये आप अपने दिमाग के अंदर फिट रख लें, यहाँ पर ग्रेन्यूल नहीं है। और जब इसके अंदर ग्रेन्यूल्स आ जाए, कहने का मतलब बेटा मैंने 1 गिलास पानी लिया, उसमें मैंने चीनी डाल दी, डिजोल्व हो गए, यानी कि उसके अंदर चीनी है ही नहीं, दिख नहीं रही अपने को है। लेकिन इसके अंदर क्या है, हमने पानी के अंदर चावल के पार्टिकल डाल दिए जो डिजोल्व नहीं हुए, यानी कि इसके पास में क्या है दोस्तों, ग्रेन्यूल्स क्या हैं, प्रेजेंट हैं। ये आपको दिमाग में रखना है। तो हमारे पास WBC साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स हैं या नहीं है, इसके बेस पर कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की है। एक तो ए ग्रेन्युलोसाइट्स है और दूसरी क्या है, ग्रेन्युलोसाइट्स है। ये जो ए ग्रेन्युलोसाइट्स है 2 टाइप्स की होती है। एक तो है लिम्फोसाइट और दूसरी है मोनोसाइट्स। दूसरी कौन सी है, मोनोसाइट्स। ये आप अपने दिमाग के अंदर फिट कर लो बेटा, यहीं से क्वेश्चन आता है। एक क्या है, लिम्फोसाइट्स, और दूसरी क्या है, मोनोसाइट। उसी तरह से ये जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं ये हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक तो है इओसिनोफिल्स। क्या है, इओसिनोफिल्स। और दूसरी मेरे पास यहाँ पे है बेसोफिल्स। क्या है, बेसोफिल्स। और तीसरी मेरे पास यहाँ पे है न्यूट्रोफिल्स। क्या है दोस्तों, न्यूट्रोफिल्स। ये इओसिनोफिल्स को ही हम क्या कहते हैं, एसिडोफिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिडोफिल्स कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है विच वन इज नोट ए ग्रेन्युलोसाइट्स, तो 3 ऑप्शन ये दे देंगे, उनमें से 2 ऑप्शन में से एक आपका ये आंसर होगा। भाई वो पूछ रहा है ग्रेन्युलोसाइट्स कौन नहीं है, तो भाई इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा जो नहीं होती हैं। क्लियर है, याद रखेंगे। अब हम बात करें कि WBC का फंक्शन क्या है, हम बात करें फंक्शन क्या है WBC का। तो WBC का फंक्शन हमारा क्या है, डिफेंस सिस्टम बनाना। क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करना। डिफेंस जो मैकेनिज्म है हमारा बॉडी का, वो कौन बनाता है, WBC बनाती है। सिंपल शब्दों में कहें, प्रोटेक्ट फ्रॉम माइक्रोब्स। या हम बात करें हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप कौन करता है, WBC करती है। कौन करता है,
WBC करती है। ये जो इम्यूनिटी सिस्टम है किसके कारण बनता है? एंटीबॉडी के कारण बनता है। किसके कारण बनता है? एंटीबॉडी के कारण। और ये एंटीबॉडी कौन बनाता है? अगर आपसे कोई स्पेशली पूछ लिया जाए तो आप बोल देंगे साहब ये क्या बनाती है? एंटीबॉडी फॉर्मेशन करती है। क्या करती है? एंटीबॉडी फॉर्मेशन करती है। क्लियर है? सबका अपना अपना काम होता है। न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं? फैगोसाइटिक एक्शन रखते हैं। फैगोसाइटिक का मतलब ब्लड के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया तो उसको क्या कर देगा? ये मार देगा। ये फैगोसाइटिक एक्शन होता है इसका। लिम्फोसाइट्स क्या बनाता है? एंटीबॉडी बनाता है। बाहर से जो भी आ रहा है एंटीजन एंटीबॉडी, चैप्टर्स रिएक्शंस है वहां हम पढ़ेंगे इसको। तो हमें याद रखना है जैसे आरबीसी का काम रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट करना था, WBC का काम क्या है? इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करना है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन करना है। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा? WBC के बारे में पढ़ा है। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों प्लेटलेट्स के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? प्लेटलेट्स के बारे में बात करते हैं। ये जो प्लेटलेट्स हैं इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। याद रखेंगे ये जो प्लेटलेट्स हैं बेटा, ये हमें दिमाग में रखना है। इनके जो नंबर्स होते हैं हमारे पास, इनके जो नंबर होते हैं हमारे पास 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक होते हैं। कितने होते हैं? 4.5 लाख होते हैं। और याद रखेंगे हम एक डिजीज डेंगू, ये क्वेश्चन बार बार आता है। डेंगू के अंदर क्या हो जाते हैं? प्लेटलेट्स नंबर क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। इनकी संख्या सामान्य से कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। ये आपको अपने दिमाग में रखना है। यानी कि क्या हो रहा है साइंटिफिकली? थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। क्या हो रहा है? थ्रोम्बोसाइटोपीनिया हो जाता है। टेक्निकली हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। जैसे ल्यूकोसाइटोपीनिया था, WBC का क्या हो जाना? कम हो जाना। कम कब होगी? 2 ही डिजीज के अंदर होगी, टाइफाइड और एड्स के अंदर। नॉर्मली वो क्या होती थी? सभी डिजीज के अंदर बढ़ जाती थी। ये सभी डिजीज के अंदर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मोस्ट कॉमन एग्जांपल डेंगू, आप इसका याद रखेंगे। अब हम बात करें इसके फंक्शंस की दोस्तों। इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फंक्शन क्या है दोस्तों? ब्लड क्लोटिंग करना। क्या है? ब्लड क्लोटिंग करना। अब ये ब्लड क्लोटिंग क्या होती है ये हम समझते हैं थोड़ा सा। ब्लड क्लोटिंग किसका फंक्शन है? प्लेटलेट्स का फंक्शन है। आरबीसी का फंक्शन क्या था? ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। WBC का फंक्शन क्या था? डिफेंस सिस्टम तैयार करना। अब हम बात करते हैं कि ये ब्लड क्लोटिंग क्या होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड क्लोटिंग। दोस्तों जब भी हमारे टिश्यू डैमेज हुआ, क्या बात कर रहा हूं? टिश्यू डैमेज हुआ, जैसे ही ये टिश्यू डैमेज हुआ ब्लड क्या होने लगता है? आउट होने लगता है, बाहर आने लगेगा। तो ये कंटिन्यू क्या होगा? फ्लो होगा। क्या होगा? फ्लो होगा। आफ्टर सम टाइम हम क्या बात करते हैं? आफ्टर सम टाइम ये क्या होने लग जाता है? ब्लड फ्लो रुक जाता है। ये जो फ्लो है क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। तो ये जो सम टाइम के बाद फ्लो हो रहा, फ्लो चलता हुआ रुक गया है ना, इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? ब्लड क्लोटिंग कहते हैं। और ये जो ब्लड आउट होता है चोट लगने के बाद 2 से 3 मिनट तक चलता रहता है। कितनी देर तक चलता रहता है? 2 से 3 मिनट तक चलता रहता है। और ब्लड क्लोटिंग होने में सामान्यतः 3 से 5 मिनट का टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? 3 से 5 मिनट का टाइम लगता है। ये आपको याद रखना है। तो हम बात करें दोस्तों ये ब्लड क्लोटिंग के अंदर कौन इन्वॉल्व है? यहाँ पर ये जो अपने आप मेरे चोट लगी, टिश्यू डैमेज हुआ, ब्लड बाहर जा रहा है। ब्लड बाहर जाने के बाद ये थोड़े टाइम बाद रुक गया है। तो ये जो रुक गया है इसके अंदर कौन इन्वॉल्व है दोस्तों? प्लेटलेट्स इन्वॉल्व होती हैं। कौन इन्वॉल्व होता है? प्लेटलेट्स इन्वॉल्व होती हैं।
ब्लड क्लोटिंग का अपना मैकेनिज्म होता है, इसके अंदर फाइब्रिनोजन या हम बात करें 13 फैक्टर काम करते हैं। ब्लड क्लोटिंग के अंदर कितने फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं? 13 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके अंदर फाइब्रिनोजन की बात करें, प्रोथ्रोम्बिन की बात करें, ये सब मेरे पास में क्या है? ब्लड प्रोटीन हैं जो यूज होते हैं। ये हमने पढ़े थे, प्लाज्मा के पास होते हैं। तो ब्लड क्लोटिंग किसका काम है? प्लेटलेट्स का काम है। अब हम बात करें, अगर ये ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी, अगर ये ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी तो एक डिजीज हो जाती है, यानी कि प्लेटलेट्स के कारण एक डिजीज हो जाएगी। वो डिजीज मेरे पास क्या है? हीमोफीलिया है। क्या है? हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया के अंदर क्या होता है? चोट लगने पर ये जो ब्लड है वो कंटिन्यू क्या होता रहता है? फ्लो होता रहता है। सबसे पहले हीमोफीलिया किसको हुआ था? इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ को हुआ था, याद रखेंगे। तो ये हमने किससे रिलेटेड डिजीज पढ़ी है दोस्तों? प्लेटलेट से रिलेटेड डिजीज पढ़ी है। तो हमने मोरल ऑफ द स्टोरी क्या देखा? हमारा ये जो ब्लड है, इसके पास ब्लड सेल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है, और क्या है मेरे पास? प्लेटलेट्स भी है। ठीक है, ये मेरे पास कितनी थी? 55 लाख के आसपास थी, और 47 लाख फीमेल के अंदर थी। ये मेरे पास कितनी बताई? 8,000 से 11,000 बताई। ये मैंने कितनी बताई? 1.5 लाख से 4.5 लाख बताई। तो बेटा सबसे ज्यादा कौन है? आरबीसी है। इसका फंक्शन मैंने तुमको क्या बताया है? रेस्पिरेटरी गैसेज का ट्रांसपोर्ट करना। क्या है ये जो रेस्पिरेटरी गैसेज है, या इसको सिंपल बात करूं, मैं इसका सिंपल फंक्शन लिखूं, इसका फंक्शन है O2 एंड CO2 ट्रांसपोर्ट। क्या है? O2 एंड CO2 ट्रांसपोर्ट। इसका फंक्शन क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म, प्रोटेक्ट